गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो पढ़ा था उसका मैं पूछती हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं आपने कितना समझा है। ठीक है, तो बताइए। एक सेल आपको दे रहे हैं। इस सेल में कौन सी नेट सेल रिएक्शन हो रही है वो बताना है आपको। बताइए। एनोड रिएक्शन लिखिए, कैथोड रिएक्शन लिखिए और नेट सेल रिएक्शन लिखिए। जल्दी लिखिए। आज आपकी सलाह मान के मैंने ये कैमरे को थोड़ा ब्लैक बोर्ड की ओर पास किया है और ये लेटर्स भी थोड़े बड़े बड़े किए हैं। लिख लिए? चेक करिए आपने सही करा गलत करा। एनोड पर क्या हो रहा है? नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एट एनोड, एट कैथोड क्या हो रहा है, और फिर दोनों का टोटल करके हम लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए एनोड पर क्या हो रहा था। कहाँ पर है एनोड? ये हमारा साल्ट ब्रिज है, लेफ्ट वाला एनोड है। एनोड पर क्या हो रहा है, Fe प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एट एनोड यानी एनोड रिएक्शन क्या हो गई, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रिएक्शन क्या हो गई, Sn 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Sn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो रहा है Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Sn सॉलिड। नेट सेल रिएक्शन क्या है, दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल करने के पहले दोनों इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे बराबर हैं, दोनों रिएक्शन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं है बराबर तो हम बराबर करके इनको कैंसिल करना है। तो हमारी नेट सेल रिएक्शन आ गई Fe प्लस Sn2 प्लस इक्वल टू Fe2 प्लस Sn सॉलिड। Fe सॉलिड, ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर ये देखिए, जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ये संख्या कहलाती है n। n यहाँ पर कितना है, n इक्वल टू 2। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 और 2 दोनों का टोटल करके 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर लॉस हुए वही इलेक्ट्रॉन कैथोड ने लिए। सो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, इसलिए n की वैल्यू आ गई 2। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब आगे नर्स्ट इक्वेशन सीखेंगे तो वहां पर आपको ये n की वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, आप कर पाते हैं या नहीं। चेक योर कंसेप्ट। Represent the cell in which the following reaction takes place. क्वेश्चन नोट कर लीजिए। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस Mg2 प्लस Ag सॉलिड। इस रिएक्शन को आपको लिखना है, लिखिए। रिएक्शन को क्या करना है, सेल में कन्वर्ट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। फटाफट करिए।
कर लिया, चेक करिए आपने सही किया है। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, सिंबॉलिक फॉर्म में सेल को रिप्रेजेंट करना, वो बीकर वाला नहीं बनाना है। क्या आपने सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया है? तो सबसे पहले साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। अब ये एनोड पर क्या हो रहा था, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोड पर हम ये लिखेंगे Mg2+। अगर यहाँ कंसंट्रेशन दिया होता तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन भी लिखते। अभी यहाँ क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लिख रहे हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag प्लस Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही कर लिए हैं, इसका मतलब आपने कल का टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। यू आर रेडी टू ग्रैस्प न्यू टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल, E0 सेल और नस्ट इक्वेशन। अगर टाइम रहा तो नस्ट इक्वेशन भी करेंगे, नहीं तो नस्ट इक्वेशन कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कल आपने सेल पढ़ी थी, क्या था उसमें, जिंक प्लेट ZnSO4 सॉल्यूशन में लिया था। कॉपर सॉलिड को CuSO4 सॉल्यूशन में लिया था और इन दोनों को जोड़ दिया था। जब और यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज डाल दिया था, ठीक है ना। जब आपने इन दोनों को जोड़ा था और अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला था, जब ये 1M था और ये भी 1M था तो यहाँ पर आपको 1.1 वोल्ट की रीडिंग मिली थी। तो ये 1.1 वोल्ट क्या है, एक्चुअल में इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट है। अभी बात आई कि पोटेंशियल है क्या। ये पोटेंशियल होता क्या है, जब ऐसे कोई सॉलिड मेटल उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने देखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया और यहाँ Zn2+ आयन बन गए, यानी दो डिफरेंट लेयर बन गई, चार्ज सेपरेशन हो गया, एक नेगेटिव लेयर बन गई और एक पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जब ये दो डिफरेंट लेयर डेवलप हो जाती हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो जब यहाँ पे डेवलप हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एनोड है, एनोड पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर CuSO4 में से क्या हो रहा था, Cu2+ आयन यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करके यहीं पर डिपॉजिट हो रहा था इधर। तो यहाँ पर भी दो सेपरेट चार्ज हो गए थे इलेक्ट्रॉन, यानी ये नेगेटिव, और यहाँ पे से चार्ज यहाँ चला गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सल्फेट आयन बच गए नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेपरेशन फिर से हो गया, तो यहाँ भी पोटेंशियल डेवलप हो गया, दोनों इलेक्ट्रोडों पर पोटेंशियल डेवलप हो गया। अभी इस पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसको हम कहेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि ये कैथोड पर डेवलप हुआ रिडक्शन के कारण और ये एनोड पर डेवलप हुआ ऑक्सीडेशन के कारण, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये वाले इलेक्ट्रोड का हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। हम जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हम केवल ये नाप सकते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
एग्जैक्टली हम ये नहीं नाप सकते कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल नापने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। और अगर यही रिडक्शन पोटेंशियल हम नापते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में नापेंगे यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कह सकते हैं 298 केल्विन, है ना। टू 298 केल्विन पर अगर हम इस पोटेंशियल को नापते हैं तो हम कहेंगे इसको E0 Zn 2 प्लस Zn। अगर हम इसको किसी और कंडीशन में नापते हैं तो वो सिर्फ E कहलाएगा। ये E0 या E0 भी कोई बोलते हैं, तो E0 Zn 2 प्लस Zn ये क्या है, ये इसका पोटेंशियल जो भी यहाँ पर डेवलप हुआ वो है। और Zn 2 प्लस Zn इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ये बताता है जिंक की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी। इसको हम अपन बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से हम केवल एक इलेक्ट्रोड पे कितना डेवलप हुआ पोटेंशियल ये जान सकते हैं, ये नहीं जान सकते हैं मतलब कि इस पर पार्टिकुलर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ और इस इलेक्ट्रोड पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। हम वोल्ट मीटर लगा के सिर्फ ये जान सकते हैं कि इन दोनों पे कितना हुआ, इस अकेले पर कितना हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करेंगे और स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm ले लेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे और उसको यहाँ पर कंबाइन कर देंगे इसके साथ। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखाएगा, जब हम यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंबाइन कर देंगे तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिखाता है वो सिर्फ इस इलेक्ट्रोड की दिखाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड की। इसी तरह से सारे मेटल इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके उसकी एक स्टैंडर्ड E0 वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड की। एक अकेली हाफ सेल ये वर्क नहीं करती कभी भी। ये पोटेंशियल आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों सेल को जोड़ देंगे। यानी ये सिंगल हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये सिंगल हाफ सेल जिसमें रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन हाफ सेल है। ये अकेली कभी वर्क नहीं करेंगे, सिंगल हाफ सेल कभी वर्क नहीं करती है। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो हम केवल इसकी ये रीडिंग से जान सकते हैं कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 वैल्यू क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है। तो जो भी यहाँ वैल्यू आती है वो इसकी आएगी। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो इसकी आएगी। ऐसे सारे मेटल्स को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके हर मेटल के लिए E0 वैल्यू निकाल ली गई है, ठीक है। E0 वैल्यू हर मेटल के लिए निकाल ली गई है। अभी यहाँ पर देखिए E0 वैल्यू जो इस इलेक्ट्रोड की आएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आएगा E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस वाले इलेक्ट्रोड का, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर जो आएगा E0 वो आएगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये, क्योंकि ये कैथोड पर हो रहा है, रिडक्शन वाले में हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इस मेटल का रिडक्शन हो रहा था रिएक्शन में, कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिए कल हमने आपको बताया था फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसमें यह ध्यान देना है आपको कि चाहे कैथोड है चाहे एनोड है, इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है,
ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के ही लिए कंस्ट्रक्ट हुआ है। अगर ऐसा नहीं देखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और हम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर्मूला में रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है तो यहाँ पर साइन बदल देंगे, यानी यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E0 कैथोड प्लस E0 एनोड। लेकिन हम एक ही फॉर्म में फॉर्मूला याद करें और दोनों यहाँ भी और यहाँ भी IUPAC का ऐसा कन्वेंस भी है कि इसको भी हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे और इसीलिए हम इसको बोलते हैं E0 Zn2 प्लस। ये रिडॉक्स कपल कहलाता है। रिडॉक्स कपल यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से E0 Zn2 प्लस Zn का दिया है तो -0.76 वोल्ट ऐसे दिया जाता है। तो ये 0.76 वोल्ट ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। भले यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये आपको दिया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ये आप पहचानेंगे कैसे कि क्या दिया गया है। तो आप देखिए, अगर कोई भी E0 वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है, Zn2 प्लस और Zn, यहाँ दो फॉर्म दिए गए हैं जिंक के, एक तो आयन का फॉर्म Zn2 प्लस और एक Zn, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाएगी और ये रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाएगी। तो रिडॉक्स कपल में हमेशा ये होता है कि ऑब्लिक के पहले इधर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और इधर रिड्यूस्ड फॉर्म लिखी होती है। और जब ये इस तरह से लिखा हो और आपको ऐसे वैल्यू दी गई है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको काहे की दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है, भले यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको एग्जाम में घुमाने के लिए ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा रहा हो, E0 Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट। अभी आप ध्यान से देखिए, जब ये ऑब्लिक का साइन है, यहाँ पर ऑब्लिक का साइन है, इसका मतलब ये रिडॉक्स फॉर्म पहले, सॉरी ऑक्सीडाइज फॉर्म पहले लिखी गई और ये बाद में लिखी गई। इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा है आपको बी सॉरी। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने E0 ऐसे दे दिया है, E0 Zn और एरो लगा है ये बीच में, यहाँ एरो नहीं लगा था, यहाँ एरो लगा है, एरो लगा है। इसका मतलब ये क्या है, Zn से, मतलब ये जो दिया गया वो क्या दिया गया है, Zn से Zn2 प्लस बनने के लिए E0 वैल्यू दी गई है, यानी ये दिया गया है एज E0 Zn से Zn2 प्लस की वैल्यू है ये E0 माइनस 0.76 वोल्ट, सॉरी प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है E0 फॉर किसके लिए दी गई है, Zn2 प्लस से Zn बनने के लिए। देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर, यहाँ पर E0 Zn से Zn2 प्लस बनने के लिए 0.76 दिया गया है और यहाँ जो रिडॉक्स कपल दिया गया था, यहाँ पर माइनस वैल्यू क्या दी गई थी, माइनस 0.76 वोल्ट। अंतर थोड़ा ही सा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान से, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो रहा है, E0 वैल्यू माइनस में दी गई है। यहाँ क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तब E0 वैल्यू काहे में दी गई है, प्लस में दी गई है 0.76 वोल्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्लस का पॉइंट ये वाला है, ये वाला जो E0 वैल्यू है, ये कैसा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये वाला E0 वैल्यू क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और आपका जो फॉर्मूला ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये वाला E0 सेल वाला, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा कौन सी वैल्यू लिखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिल्कुल नहीं लिखना है। ये फॉर्मूला में चाहे वो एनोड हो, भले वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आपको वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ही लिखनी है। और जो EMF सीरीज बनी है आपकी
पेज नंबर 71 पे दी गई है एनसीईआरटी की बुक में। यानी वो ईएमएफ सीरीज कैसे बनाई गई है, सारे इलेक्ट्रोड्स को, सारे मेटल के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर करके उसको बनाया गया है। जो भी E0 वैल्यू यहाँ पर वोल्ट में मिली है वो उस मेटल की हो गई और उसके हिसाब से उसको रिएक्टिविटी के क्रम में लगा दिया गया है। E0 को घटते हुए क्रम में, ऊपर से नीचे E0 वैल्यू का घटता हुआ क्रम लगाया गया है ईएमएफ सीरीज में। तो उसमें भी आपको ये रिडक्शन की टेंडेंसी वाली ही सारी दिए गए हैं, जो वैल्यू हैं वो रिडक्स पोटेंशियल ही दिए गए हैं। और रिडक्स पोटेंशियल इस तरह से अगर रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, रिडॉक्स कपल बोलते हैं। ये रिडॉक्स कपल के फॉर्म में ऐसे दिया गया, इसका मतलब Zn2+ से Zn बनने के लिए ये E0 वैल्यू है। और जब ऐसे दिया गया है वही चीज ऐसा, तो इसका मतलब इससे ये बनने के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब परीक्षा में कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसके साथ जो E0 वैल्यू दी गई होती है वो इस फॉर्म में दी गई होती है, इस फॉर्म में नहीं दी गई होती है। बट इस फॉर्म में जब भी दी जाएगी वो हाई लेवल का आपका क्वेश्चन हो गया, हॉट टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आपको दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं, एनोड रिएक्शन ये है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन की ही ये वैल्यू दी गई है, तो फटाफट यही वैल्यू रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो गलत हो जाता है। भले एनोड रिएक्शन ये सही लिख रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये भी बात सही है, बट हमको फॉर्मूले में क्या लिखना था, फॉर्मूले में हमको लिखना था रिडॉक्स पोटेंशियल। हमेशा फॉर्मूले में जो E0 वैल्यू चाहे कैथोड की लिखेंगे चाहे एनोड की लिखेंगे, वो रिडॉक्स पोटेंशियल ही लिखेंगे। तो रिडॉक्स पोटेंशियल सिंपल है, क्या करेंगे आप, माइनस साइन अगर दिया गया है तो उसको, नहीं दिया, ये क्या है देखिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया, आप सिंपली क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट। रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में करना है तो साइन चेंज करके लिख देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अगेन समझ लीजिए आप एक बार ध्यान से, ये रिएक्शन है आपकी Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो E0 वैल्यू है वो है 0.76 वोल्ट। और जो ये रिएक्शन है, ये कौन सा पोटेंशियल है, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। लेकिन आपके फॉर्मूले में लिखना था रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करें, सिंपली रिएक्शन को पलट दें और इसका साइन पलट दें, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी Zn2+ इक्वल टू Zn सॉलिड, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn सॉलिड, ये आपका आ जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूले हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हम केवल नाप सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में दो जो डिफरेंट चार्जेस डेवलप होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसके कारण जो प्रोड्यूस होता है वोल्टेज, उसको कहते हैं हम पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया इस इलेक्ट्रोड का अलग और इस इलेक्ट्रोड का अलग, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही ये पता चलेगा। सिंगल इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कब निकाल सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल निकाल सकते हैं अगर हम उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्यों निकल आएगा, क्योंकि जब सपोज हम जिंक का निकाल रहे हैं E0 जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कंबाइन कर दिया, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो उस समय जब हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो और प्रेशर कितना हो 180 m हो, उस कंडीशन में हम इसको जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू वोल्टेज की क्या आ जाएगी, अगर यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 0.76 वोल्ट आएगा। 0.76 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ
ये जिंक का पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड पर डेवलप हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी E0 जिंक इलेक्ट्रोड का आ जाएगा। इस तरह से हम पर्टिकुलर मेटल के साथ कंबाइन, मेटल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके E0 हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग निकालते हैं और उसको ही एक्सपेरिमेंट करके EMF सीरीज में लिखा गया है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से EMF सीरीज बनाई गई है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, E0 किस किस तरीके से आपको दिया गया रहेगा और उसका क्या मतलब है, वो एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है। ज्यादातर तो वैल्यू रिडॉक्स कपल के फॉर्म में दी जाती है, यानी रिडक्शन की ही दी जाती है। लेकिन जब HOT मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है, हॉट क्वेश्चन दिया जाता है, उस समय आपको रिडॉक्स पोटेंशियल ना दे करके पेपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाता है। तो उसको ध्यान से वही बच्चे कर पाएंगे सही जिन्होंने ये ध्यान रखा हुआ है कि इस फॉर्मूले में हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैलकुलेट E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फॉर दिस सेल। ये सेल दी गई है आपको Cu सॉलिड Cu2 प्लस Ag सॉलिड। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है E0 सेल। ये आप कैलकुलेट करिए, आपको दिया गया है गिवन Cu2 प्लस Cu, इस तरह से दिया गया रहेगा हमेशा, प्लस 0.34 वोल्ट, और E0 Ag प्लस Ag इक्वल टू 0.80 वोल्ट। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, आंसर आ गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है, तो आप निकाल लेंगे, वैल्यू रख करके आपने निकाला होगा आपको। अगर ऐसे किया है मतलब आपका सही है। देन कैलकुलेट E0 सेल E0 सेल कैलकुलेट करना है आपको Mg। दूसरे तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले जैसा नहीं है ये क्वेश्चन। Mg प्लस Ni2 प्लस इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस 2 Ni सॉलिड। इसका निकालना है। गिवन E0 Mg2 प्लस Mg एंड E0 Ni2 प्लस Ni। Mg2 प्लस का दिया है माइनस 2.36 वोल्ट और Ni2 प्लस का दिया है माइनस 0.25 वोल्ट। इसका निकालना है। आप देखिए, ट्राई करिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके 11th स्टैंडर्ड के हैं, अभी 12th स्टैंडर्ड का आपको देने वाले हैं हम क्वेश्चन। निकाला, चेक करिए। यहाँ पर हम देखेंगे E0 सेल क्या होता है। E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो पहले हम ये देखेंगे कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। एनोड कौन होगा, कैसे पहचानोगे एनोड को। एनोड वो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, Mg कन्वर्ट होके क्या बन रहा है,
Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं यहाँ पर, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड का काम करेगा। और Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये Ni सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये काय का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। तो हमने कैथोड और एनोड पता कर लिया कि ये एनोड है और ये कैथोड है, तो हम फटाफट इसका फॉर्मूला लिख देंगे। अभी हम यहाँ ध्यान से चेक कर लें कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए गए हैं। वैल्यू यहाँ लिखने के पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये 2+ से Mg में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ये भी Ni2+ रेडोक्सिबल रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। आप वैल्यू लिख दीजिए। कैथोड मतलब -0.25 वोल्ट और एनोड का मतलब हुआ -(-) वोल्ट, है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा और आपका ये फाइनल आंसर काहे में आएगा, प्लस में आएगा। तो 0.25 आप इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2.11 ये आपका आ गया वोल्ट आंसर, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा सीधा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वर्क डन बताइए सेल के द्वारा। ये जो सेल बनी, इस सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन क्या है। तो मैक्सिमम वर्क डन जानने के लिए या इलेक्ट्रिकल वर्क डन बताइए, ऐसा भी हो सकता है ये पूछा जाए, मैक्सिमम वर्क डन या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बताइए। तो वो जानने के लिए हम निकालते हैं डेल्टा जी 0 या डेल्टा जी इक्वल टू NEF, और अगर स्टैंडर्ड स्टेट में वर्क डन पूछा गया है तो ये हो जाएगा -NE0F, माइनस साइन है दोनों में। डेल्टा जी इक्वल टू -NEF, डेल्टा जी 0 इक्वल टू अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो डेल्टा जी 0 -NE0F। वर्क डन सिंपली पूछा गया है, मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा जी इक्वल टू -NEF। ये सेल के द्वारा वर्क डन है, ये डेल्टा जी। और ये कभी कभी ये पूछा जाता है सेल्फ फंक्शन करेगी या नहीं करेगी। तो सपोज ये दे दिया कि निकल की वैल्यू इतनी है और इसकी Mg की वैल्यू इतनी है, इन दोनों से बनी हुई सेल फंक्शन करेगी या नहीं करेगी। तो ये सेल फंक्शन करेगी नहीं करेगी, ये हम इस कंसेप्ट में देखेंगे। आपने पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन फिजिबल होती है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यानी इनसे बनी हुई सेल कंस्ट्रक्ट जब हम करेंगे तो ये फंक्शन करेगी। तो यहाँ देखिए E0 सेल आपका क्या आ रहा है, E0 सेल आ रहा है आपका पॉजिटिव, E0 सेल आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेल फंक्शन करेगी। अगर यहाँ पे E0 सेल नेगेटिव आता, इसका मतलब ये सेल फंक्शन नहीं करेगी। अभी ये दोनों 11th लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब मैं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये थोड़ा 12th लेवल का है, तो आप बताएंगे थोड़ा सा इसको। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है थोड़ा, कैन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन be stirred by a nickel spatula? Can a copper sulfate solution be stirred by nickel spatula given E0 Cu2 plus Cu solid plus 0.34 volt and E0 Ni2 plus Ni solid equal to ये दिया है -0.25। तो आपको बताना है कि ये स्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। निकाला आपने? अभी आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि कैसे करें क्या करें, 10th में होते तो आप एक्टिविटी सीरीज से बता देते। इसमें भी आपको यही देखना है, E0 सेल निकालना है और E0 सेल निकालने के बाद आपको ये बताना है कि अगर E0 सेल इसका पॉजिटिव आ गया, मतलब इन दोनों से सेल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो
सेल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर E0 सेल नेगेटिव आया तो हम उसको स्टायर कर सकते हैं निकेल स्पैचुला से। तो दोनों से बनी हुई सेल के लिए निकालेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और निकेल स्पैचुला है, तो निकेल और कॉपर से बनी हुई सेल का अगर E0 सेल क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो हम स्टायर कर सकते हैं, और अगर नहीं आएगा तो नहीं कर सकते। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि एनोड को हम किसको मानेंगे, कैथोड को किसको मानेंगे, कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो फिर इन दोनों के बीच की पहले रिएक्शन लिखिए और उसमें देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट और निकेल के बीच में क्या होगी। Ni solid plus CuSO4 Ni2 plus Cu solid। अब आप देख लीजिए इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। कैथोड और एनोड की वैल्यू प्लेस करिए, E0 सेल निकालिए और बताइए कि स्टायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब मुझे लिख करके भेजिए आप, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हम E0 सेल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें E0 वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रोड की कहाँ से पता चल जाती हैं, EMF सीरीज से पता चल जाती है। हम EMF सीरीज में देख लेंगे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिसको हम बोलेंगे या E0 सेल बोलेंगे, तो वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें EMF सीरीज से वैल्यू मिल जाएंगी। लेकिन अगर किसी भी टाइम पे निकालना है या किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालना है सेल पोटेंशियल, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, ई सेल, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है, इस मेथड से हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है नर्स्ट इक्वेशन, उसको हम देखेंगे आज।